हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं रंजित कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक, जो 2019 में इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं पॉलिटेक्निक, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हम आपको एक सिलेबस प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग पहले बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, जो कि भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक में से मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि मात्रक एवं विमाएँ हैं। और ये मेरा पहला पार्ट्स है। इनका हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें कि पहला और दूसरा पार्ट से पूरा डिटेल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट में क्या करेंगे, इसकी जो ऑब्जेक्टिव इससे बनने वाले क्वेश्चन या तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे चीज़ को हम लोग इसमें डील करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी बेसिक चीज़, जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं इससे। तो पहला होता है मात्रक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मात्रक क्या होता है। मापन एवं विमाएँ में सबसे पहले चीज़ हम लोग होता है मात्रक। जैसे कि कोई भी चीज़ को हम लोग मापते हैं, मान लीजिए कि अगर आप चीनी को माप रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए चीनी क्या है, एक 5 क्या है, ये 5 केजी है, ठीक है। ये जो ये केजी क्या है, एक तरह का मात्रक है। ये 5 क्या है, उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है। लेकिन ये केजी क्या है, मात्रक है। हम कैसे डिनोट करेंगे ये 5 केजी क्या चीज़ में है, तो ये केजी क्या, तो किसी भी द्रव्यमान को मापने के लिए एक मात्रक यूज किया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मात्रक की बात करें, 2 तरह का होता है। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम लोग संपूरक भी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं, थोड़ी सी सिर्फ समझना है कि मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। क्लियर। यहाँ पे डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस पर फोकस करना हम लोग को, चीज़ों के सिर्फ समझना है। और एक तीसरा जो हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीसरा पॉइंट से, जो कि मात्रकों की पद्धतियाँ। अगर यहाँ से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मात्रक की पद्धतियाँ अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखिए एक सीजीएस सिस्टम था। क्लियर। पहला सीजीएस था, उसके बाद आया एफपीएस आया, फिर एमकेएस आया, फिर क्या आ गया, एसआई सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था, जैसे कि सीजीएस सिस्टम क्या हुआ, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्लियर। तो पहले कोई भी चीज़ की अगर लंबाई मापना है तो सेंटीमीटर में मापा जाता था, और किसी भी भार को मापना है, द्रव्यमान को मापना है, उसको ग्राम में मापा जाता था, और सेकेंड समय को सेकेंड में मापा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विकसित आया, तो अब उसका इस्तेमाल क्या करने लगा, एफपीएस में करने लगा। मतलब पहले फुट मतलब जैसे कि अब 1 फुट 2 फीट इस तरह ना, फुट के हिसाब से चलने लगा था। उसके बाद पौंड, जैसे कि कोई भी द्रव्यमान है, जैसे कि हम आपको बताएं, कोई भी द्रव्यमान है उसको पौंड में मापता है, जैसे कि अभी भी चलता है, जैसे कि केक वगैरह लेते हैं ना, 2 पौंड 3 पौंड, तो उस पद्धति का था। उसके बाद समय का तो सेम ही था कि सेकेंड में मापा जाता था। लेकिन उसके फिर क्या हुआ, और आगे विकसित हुआ, उसके बाद आएगा एमकेएस, जो कि मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। मतलब मीटर, कोई भी अगर दूरी को मापना है मीटर में मापना है, और किसी भी द्रव्यमान को मापना है किलोग्राम में मापना है। उसके बाद किसी भी समय को मापना है, क्या चीज़ में मापना है, सेकेंड में मापा जाता है। तो ये तीनों सिस्टम, लेकिन ये तीनों सिस्टम में से अभी जो चल रहा है, ये दोनों तो बोल सकते हैं, हटा सकते हैं, यूज होता है। लेकिन अभी जो मापन का जो अच्छा मतलब बोल सकते हैं, जिसकी मान्यता है, वो एमकेएस चलता है। क्लियर। और इस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम। क्लियर। एसआई सिस्टम क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम हुआ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हुआ। इसकी ज़रूरत क्या हुआ, इसका सिंपल से बताते हैं। यहाँ पे ये सब जो मात्रक होता था, अलग अलग वैल्यू, सबका अलग अलग चीज़ होता था। जैसे कि फुट से अगर मापते तो उसका मतलब कि किसी का ज़्यादा होता था कि किसी का कम होता था। तो इससे क्या होता था, मान लीजिए कि अगर एक द्रव्यमान को माप ले, मान लीजिए कि हमको कहीं ट्रेड करना, व्यापार करना किसी से, तो जैसे कि दूसरे देश से करना था व्यापार, तो क्या होता था कि इसका अगर 1 केजी कोई सामान लेता था, तो मान लीजिए कि ए और ये बी है। अगर कोई 1 केजी सामान इसको दे रहा है, तो इसको 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। ये अपने बाट से इसको दे रहा है, लेकिन जब इससे ले रहा तो वो 1000 ग्राम ले रहा है, क्योंकि दोनों का अलग अलग मात्रक था मापने का, 1 केजी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी समस्या, किसी को फ़ायदे हो जाता था, किसी को नुकसान होता था। ये फ़ायदा और नुकसान ना हो, इसके लिए क्या किया गया, एसआई एक सिस्टम बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बनाया गया, जिसमें क्या गया, हर एक का वैल्यू क्या होगा, समान होना चाहिए।
क्लियर। अगर 1,000 ग्राम कोई भी सामान दे रहा है तो दूसरा को भी 1,000 ग्राम का ही वाट होना चाहिए, मतलब बोल सकते हैं जो मापन एक बटखरा होता है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे अभी जो चल रहा है SI सिस्टम चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, जो कि MKS है। क्लियर। पहला कोई भी दूरी को मापना है मीटर में मापता है, उसके बाद किलोग्राम में कोई भी द्रव्यमान को मापता है, और समय को सेकेंड में। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो होता है इसकी राशि, जो हम लोग मूल राशि जो बोल रहे थे ना अभी ना, उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला राशि है, दूसरा मात्रक है, और तीसरा इसका संकेत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राशि जैसे कि लंबाई, अगर किसी भी लंबाई को मापना है तो उसके लिए हम लोग मीटर, उसका जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर, उसका संकेत हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान, अगर किसी भी द्रव्यमान को मापना है उसके लिए हमारे पास जो मात्रक है वो क्या है, किग्रा, मतलब किलोग्राम, और इसका अगर संकेत देखा जाए तो केजी। देखिएगा कोई भी द्रव्यमान को मापने के लिए केजी से डिनोट किया जाता है। क्लियर। तीसरा आता है समय, अगर समय को अगर आपको मापना है तो वो क्या चीज़ में मापा जाता है, सेकेंड, उसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और ये इसका संकेत जो होता है एस होता है। क्लियर। अगला आता है ताप, अगर ताप को अगर मापना है तो ताप हमेशा क्या होता है, केल्विन में मापा जाता है, और इसका जो संकेत होता है ना के होता है। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा की बात किया जाए तो विद्युत धारा जो है ना उसकी जो मात्रक होता है, विद्युत धारा को मापने का एक जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, उसके पहले भी पढ़े हैं, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता, मतलब कि किसी भी जैसे कि ज्योति तीव्रता मतलब आग वगैरह सबका जो तीव्रता है उसको जो मापते हैं ना हम लोग उसको कैंडला में मापते हैं। क्या चीज़ में, उसका जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं कैंडला। ठीक है। और इसका जो संकेत होता है CD, जिस तरह का द्रव्यमान का हम बताएं केजी, उसी तरह कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट आता पदार्थ की मात्रा, जैसे कि पदार्थ की मात्रा को अगर हमको को मापना है तो उसकी जो मात्रक होगा उसको हमेशा मोल में मापा जाता है, और इसको हम लोग मोल ही लिखते हैं। तो ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 राशि आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग मूल मात्रा। क्या कहते हैं, मूल। मूल मतलब बोल सकते हैं एक ओरिजिन, मतलब मूल मात्रक हो गया। उसके बाद जो होता है ना दो आता है व्युत्पन्न मात्रक, या तो उसको आप बोल सकते हैं क्या, संपूरक भी बोल सकते हैं। जैसे कि तलीय कोण, तलीय कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, इसको RAD से डिनोट करते हैं। तलीय कोण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एंगल उसको मापने के लिए जो मतलब कि कोई 3D में है, मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, ठीक है, इसका एंगल को मापना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो तलीय कोण को मापने के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है उसको हम लोग रेडियन कहते हैं, और RAD से नोट करते हैं। घन या तो ठोस कोण, अगर कोई घन हो या तो कोई भी ठोस कोण है, और उसको हम लोग उसकी जो मात्रक होती है क्या होता है, स्टे रेडियम होता है, इसको SR से डिनोट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि हमारे पास 7 मूल मात्रक है और 2 क्या व्युत्पन्न मात्रक है, जिसको हम लोग संपूरक बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% आप श्योर हो जाइए। क्लियर। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, लिखे हैं कि भौतिक राशियों के 3 पद्धतियों के मात्रक, तीनों पद्धतियों में, जैसे हम आपको बताए थे राशि, MKS पद्धति बताए थे, CGS पद्धति बताए तो, और FPS, तीनों पद्धतियों में किस मतलब कि उसकी मात्रक क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। और ये वाला जो पॉइंट्स होगा ना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि ये सब जो होता है यहाँ से क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। 100% की आपके जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है उनमें आपको देखने को ये मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन ही है जो कि पूछने लायक है, जो कि बच्चे के माइंड में नहीं रहता है। क्लियर। जैसे कि अगर लंबाई को MKS में तो आपको पता है कि लंबाई को मापने के लिए मीटर इस्तेमाल होता है, तो आपको MKS सिस्टम में नहीं पूछेगा, CGS सिस्टम में पूछ दिया तो क्या होगा, सेंटीमीटर। अगर CGS सिस्टम में ना पूछ के आपको FPS सिस्टम में पूछा जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट। ये दिमाग में होना चाहिए। ये दोनों में से किसी एक पे आपसे पूछ सकता है। क्लियर।
फिर देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का अगर MKS में तो आपको पता है किलोग्राम होता है, लेकिन अगर यही CGS से पूछ गया तो CGS सिस्टम में क्या होता है, उसका ग्राम होता है। क्लियर। और अगर ये चीज़ देखते हैं स्लग, ये होता है ना, स्लग में क्या होता है, FPS में पद्धति में इसको क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं। तो देख सकते हैं ना, ये सब जो वर्ड है को जो आपके लिए न्यू लग रहे हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे समझ में नहीं आता है कि स्लग तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए न्यू वर्ड आ रहा है, क्योंकि 10th के पहले आपको ये सब चीज़ देखने को मिला ही नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट आता समय। अगर समय की बात करें तो समय के सेकेंड चाहे वो MKS में ले लें या तो CGS में ले लें या तो FPS में ले लें, तो तीनों में सेकेंड में होता है। तो ये नॉर्मल है, इससे नहीं पूछ सकता, ये क्वेश्चन पूछेगा भी तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बल। यहाँ से आप पूछ सकते हैं MKS में बल का ऐसा एक मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है। लेकिन CGS में पूछ दिया तो इसका क्या होता है, डाइन होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बनने वाला है। क्लियर। और अब अगला नेक्स्ट जो आता है, अगर FPS में पूछा जाए तो इसका क्या होता है, पौंड होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बल से अगर पूछा जाए तो बल के ऐसा एक मात्रक पूछेगा तो सिंपल से आप बता दीजिए, अगर न्यूटन होता पढ़ें। लेकिन इसी चीज़ को अगर घुमा के वो पूछना चाहे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अगर आपको CGS में पूछ दिया है, आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और ये तीनों ऑप्शन भी उसमें शामिल होगा, तभी आप कंफ्यूज कर जाइएगा, तो वहाँ पे आप गलत करके आइएगा। इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा और इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है कार्यव्यय ऊर्जा। कार्यव्यय ऊर्जा का अगर MKS में देखा जाए तो आपको पता है इसका क्या होता है, जूल होता है। लेकिन CGS पद्धति में क्या होता है, इसका आर्क होता है। देख सकते हैं। फिर ये मेरा आपके लिए न्यू वर्ड आ रहा है और ये आपको लग रहा है ना ये कि कुछ अलग है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे FPS में पूछ सकता है तो फुट पॉइंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता शक्ति। अगर शक्ति का MKS सिस्टम में देखा जाए तो वाट होता है, लेकिन अगर आपको CGS से पूछा जाए तो आर्ग पर सेकंड होता है। क्लियर। लेकिन यही FPS में पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, अश्व शक्ति, मतलब हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए 1 हॉर्स की बात करें, 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट होता है। तो ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इनको लिख दिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस है वो उनको देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ व्युत्पन्न इकाई के बारे में, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे राशि जो है, उसके बाद उसकी इकाई और इसका जो संकेत होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई आपको पता है, लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, और चौड़ाई को भी मापते हैं हम लोग मीटर में। तो M × M क्या हो गया, m², 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इकाई आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका संकेत आप m² लिख सकते हैं। यही चीज़ अगर आप आयतन से पूछा जाए तो आपको पता है, आयतन अगर देखा जाए तो L × B × H। तो आपको पता है लंबाई को भी मीटर से मापा जाता है और चौड़ाई को भी मीटर से मापा जाता है और ऊंचाई को भी आपको मीटर से मापा जाता है। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, m³ बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं LB × H, मीटर m, तो मीटर क्यूब हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें, यहाँ आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है इसकी इकाई, और इसकी संकेत जो होता है m³ होता है। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे जो आपका क्षेत्रफल होता है, मतलब कि आयतन होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है द्रव्यमान को हम लोग kg से डिनोट करते हैं। ठीक है। और आयतन तो आप अभी जस्ट ऊपर सॉल्व किए कि मीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार से आप आयतन को निकाल सकते हैं, इसका संकेत। क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे आपसे पूछ दिया चाल क्या होता है, अगर चाल की बात किया जाए तो वेग विस्थापन गुना बोल सकते हैं, विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे बोल सकते हैं, दूरी बटे समय ये होगा। ठीक है। ये वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय होगा। तो दोनों को अगर देखें, दूरी को भी हम लोग m से मापते हैं। क्लियर, सॉरी थोड़ी सी, दूरी को भी हम लोग m से मापते हैं और विस्थापन को भी m से मापते हैं और समय को तो s से मापते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब कि चाल के लिए भी मीटर पर सेकेंड होगा और वेग के लिए भी मीटर पर सेकेंड होगा। ये मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इकाई, ठीक है। मतलब कि मात्रक जो होती है ना वो होती है, क्षेत्रफल का जो हम लोग मात्रक दिखाते हैं, कभी भी आप क्षेत्रफल होता है तो लास्ट में जो हम लोग एसआई यूनिट दिखाते हैं मीटर स्क्वायर ही दिखाते हैं। उसी तरह चाल और वेग का जब भी हम लोग दिखाते हैं मीटर पर सेकेंड दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड चाल के लिए भी लिखे और वेग के लिए भी लिखे, मीटर पर सेकेंड। अब बातें आती है त्वरण। अगर आपको त्वरण की बात की जाए तो आपको पता है त्वरण क्या होता है, A=V-U/T होता है। तो यहाँ पे V-U जो है ना, मतलब कि दूरी के अंतराल जो होता है ना, अगर जो अंतिम दूरी, मान लीजिए कोई भी एक कार चलना स्टार्ट किया 5 किलोमीटर पर सेकेंड के 5 किलोमीटर पर सेकेंड से, और लास्ट में कितना चला 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ये जो वेग में परिवर्तन दर, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये दूरी जो तय करता है इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं। और इसमें समय लेता है तो सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे त्वरण का भी निकल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है और कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, दोनों ही सही है। ऐसे क्यों होता है, जैसे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पावर नीचे है, पावर को ये प्लस में ऊपर चल जाएगा तो क्या पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी आए तो आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आगे यहाँ पे देखा जाए, आपसे अगर पूछा जाए बल का अगर मात्रक पूछा जाए तो आपको पता है कि बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। इसका संकेत क्या होता है, एन होता है, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह अगर दाब का पूछा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो भी होगा आप इनको टिक कर लीजिएगा सही तरीके से। नेक्स्ट आता है संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग में अगर बोला जाए तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो संवेग का आपका अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि संवेग अगर क्लास 9th में अगर आप पढ़े होंगे, संवेग क्या होता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम संवेग में देखिए, कोई एक द्रव्यमान है m1 और एक कोई भी चीज़ v वेग से अगर टकराता है, यहाँ पे देख सकते हैं ना दो, एक वेग, एक द्रव्यमान है दूसरा वेग है। तो आपको पता है इसका क्या होता है मीटर, और इसका वेग सॉरी यहाँ पे ये जो है ना द्रव्यमान है इसलिए इसका होता है kg, और वेग का आपको क्या पता था, मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग था ना, दोनों का गुणनफल होता है। संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसलिए द्रव्यमान के लिए हम लोग kg लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग वेग के लिए हम लोग निकाले थे मीटर पर सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम पर सेकेंड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, या तो kg मीटर पर सेकेंड, दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर ऊर्जा का ऐसा मात्रक देखा जाए तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपका न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या तो जूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम या कर दिए, ठीक है, न्यूटन मीटर बोलें या तो जूल बोलें, क्योंकि ऊर्जा बराबर क्या आता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो कि कार्य करते हैं, ठीक है। जितना अगर मान लीजिए कि एक सिंपल सा अगर वर्क के बराबर ऊर्जा बराबर अगर देखा जाए, तो अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि किसी में अगर हमारे पास ऊर्जा है तो हम अगर ताकत लगाते हैं तो उसमें अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग वहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा की खपत हुई। तो यहाँ पे फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर यूज़ किया जाता है, और इसको हम लोग जूल से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख सकते हैं, कहता है शक्ति। शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको पता वाट है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आवेग जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है, इसलिए एन एस से भी आप इनको डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो बातें किए,
तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंस पार्ट था उसका देखें, ये मेरा पहला पार्ट्स था, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट्स में हम और सारी बातें करेंगे इसमें, जो कि इससे आने वाले क्वेश्चन है एकदम पूरा। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप पूरा कवर अप कीजिएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो अगर वीडियो ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करें जो भी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, और हम जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और शेयर भी कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। और जैसे हम वीडियो एक फर्स्ट प्रोवाइड किया उसी तरह आप इनको याद कर लें, लर्न हो जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको याद ज़रूर कर लें, क्योंकि एक दो बार वीडियो को ज़रूर देख लें जितनी बार में आपको समझ में आता है। और जब हम ऑब्जेक्टिव लेके आएँ ताकि आपके सारे दिमाग में आ जाए कि इसका ये होता है, ये होगा, इसका अपने मन से आप टिक लगाना स्टार्ट कर दें। तो आज ही इतना ही, हम मिलते हैं, हम आपको अब अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।